नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक का छठा एपिसोड है और इस एपिसोड में आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उसके बिजनेस और नंबर्स के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 46,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। 1400 के आसपास स्टॉक का प्राइस है और 52 वीक लो और हाई अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया वहाँ से। 650 से करीब 1500, तो मोर देन डबल। खैर, इनकी वेबसाइट पे आते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये जो है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप कह सकते हैं। और इनका जो मेन बिजनेस है वो है बेसिकली एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। और इंडिया में चूंकि ये इकलौती कंपनी है जो ये सब काम करती है, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी है और डिफेंस से भी इसका लेना देना है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी बन जाती है इंडिया के ओवरऑल डिफेंस स्पेस में। वैसे अगर देखें तो इनका जो R&D है वो काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि आप देखेंगे ये पहले थोड़ा सा बेसिक नंबर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं बाकी चीज़ों की बात करेंगे। पीई कुछ 14 के आसपास में है, तो आप ये कह सकते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बुक वैल्यू 450 के करीब है, 1400 के करीब शेयर प्राइस है, तो मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना से कम है, 3 3 साढ़े 3 गुना। डिविडेंड पे करती है कंपनी 2% के करीब करीब। ROC ROE बहुत अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 75% के करीब है, बहुत अच्छी बात है। ROIC भी डिसेंट है। वर्किंग कैपिटल डेज करीब 120 दिन के आसपास है और बहुत मैसिव फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है ये कंपनी। देखिए आप उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 10 साल के पीई से ये जो अभी का पीई है वो उसके ऊपर, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है मोमेंटम में है। डेट ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसलिए इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो एज़ कम्पेयर टू एबिट। ठीक है। सेल्स देखेंगे तो सेल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो जस्ट ये 2 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है कंपनी, सेल्स का ट्वाइस। ये देखें आप, मार्केट कैप डिवाइडेड बाई सेल्स। कंटिजेंट लाइबिलिटी डिसेंट है, 12,000 करोड़। ये इतनी ज़्यादा नहीं होती तो और अच्छा होता है। ये जितना कम हो कंटिजेंट लाइबिलिटी किसी कंपनी में वो उतना अच्छा होता है। ये देखिए, ये भी है, मार्केट कैप टू सेल्स जो है 2 के करीब है। खैर, स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। IPO आया था 1150 के करीब में, और फिर अभी ये लास्ट ईयर अगस्त में स्पाइक हुआ। वो डिफेंस वाली स्टोरी आई थी जब इंडिजनाइजेशन ऑफ इंडियन डिफेंस प्रोग्राम्स है ना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और डिफेंस में जो है अपने ऊपर निर्भरता बढ़ाने का राह दिन की बाकी लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भरता रहे, तो उस फेज़ में ये थोड़ा सा ये स्पाइक आई थी। पी रेशियो आप देखेंगे तो जब आई थी कंपनी 15 के आसपास में थी, और ये जब कोरोना आया तो 6 पे पहुंच गया था पी, और उसके बाद अभी आप देखेंगे तो वो 14-15 के आसपास में ही है। सेल्स मार्जिन आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये बिजनेस जो है साइक्लिकल नहीं है, सीजनल है। डिफरेंस होता है सीजनल और साइक्लिकल में। ठीक है, तो आप ये देखेंगे तो हमेशा इनका ऐसा होगा कि मार्च वाला जो क्वार्टर होगा उसमें बढ़िया रेवेन्यू बुक करते हैं, बाकी 3 क्वार्टर इनके मिले जुले परफॉर्मेंस के होते हैं। ये आप ये कह सकते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन और जिस टाइप का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी अगर आप इसमें देखें तो कुछ ऐसी बात है। हाँ, एक चीज़ और, ये आप देखिए तो 4,500 करोड़ रुपए ये पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो जो सैलरी पे करते हैं वो करीब 4,500 करोड़ रुपए पे करते हैं। सेल्स इनकी अगर आप देखेंगे, एनुअल सेल्स हम देखते हैं इनकी अगर, तो कुछ 22,000 करोड़ के आसपास में सेल्स है। 17,000 करोड़ जिसमें एक्सपेंस हैं, तो 17,500 करोड़ में से 4,500 करोड़ तो एम्प्लॉय कॉस्ट है, तो बचता है करीब 13,000 करोड़ रुपए, जो कि बाकी कॉस्ट में आता है। मेनली वो जो आप मटेरियल की कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सब आप बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट जो है करीब 20% के करीब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है।
इंटरेस्ट कम होता जा रहा है क्योंकि आप जो है कंपनी के ऊपर डेट नहीं बचा है, तो फिर इंटरेस्ट कम होता जाएगा। हाई डिप्रिशिएशन होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो ऐसे बिजनेस में कैपेक्स और डिप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आप उसको कम नहीं कर सकते बियॉन्ड द पॉइंट। मतलब अगर आपको आउटसोर्स करना है तो वो एक अलग बात है, वरना तो ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 22,000 करोड़ की सेल्स पे 33,100 करोड़ रुपए का करीब जो है प्रॉफिट है। इसका मतलब ये कि करीब 15% के करीब जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ही अच्छा है ये देखिए नंबर डिसेंट है यहाँ पे। शेयर कैपिटल बढ़ नहीं रही है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स घट रही है। ये देखिए 6,000 करोड़ करीब होता था और अब जो है 50 करोड़ ही बचा है। फिक्स्ड एसेट्स तो है ही है जो हैं, ये लगभग करीब 2,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करना पड़ता है इनको एनुअली, है ना, रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो CFO जो है 2019 और उसके पहले ये निगेटिव था। तो जब IPO आया था तब ये जो है कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से जो आता था वो निगेटिव था। अभी ये मार्च 2020 और 2021 में ही कैश फ्लो अच्छा हुआ है। डेटा डेज देखेंगे तो घट रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा हैं, अब वो लगेगा क्योंकि आप देखिए ये एयरक्राफ्ट और ये सब चीज़ें हैं ना, फाइटर जेट्स और ये सब, उसमें टाइम लगता है डिलीवरी देने में, पैसे लेने में, तो वो इन्वेंट्री और डेज पेएबल और ये सब जो है इसमें सॉरी डेटा डेज और इन्वेंट्री डेज ये सब जो है अगर हाई है तो मतलब इसमें आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रमोटर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन लॉ कहता है कि 75% से कम होना चाहिए पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, तो 75 के करीब पहुंच गए हैं। उसके अलावा देखेंगे तो FIIs और DIIs के पास स्टेक है इसमें अच्छी खासी, और DIIs में भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कुछ नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो बेचा वो एक्चुअली LIC ने खरीद लिया। तो LIC भी क्या है, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की ही आम तो है, तो बेसिकली वही है, दाएं हाथ से हटा के बाएं हाथ में रख लिया वैसे टाइप का है। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो अच्छा ये LIC ही जो है अब DIIs के बजाय सितंबर 2021 में पब्लिक में क्लासिफिकेशन इनका आ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टेक कितनी बचती है भाई, इनका जो है 3.13% हो गया और ये 17.16% हो गया, ठीक है। तो ये जो पब्लिक में जो स्टेक बची वो बहुत कम हो गई, राइट। मतलब आप ये देखिए कि 3% के करीब करीब, है ना, 3% के करीब करीब सिर्फ जो है इसमें पब्लिक फ्लोट है। तो फ्लोट बहुत कम है, ये हम समझ गए। रिसेंट IPO है, डिफेंस की कंपनी है, आप ये कह सकते हैं कि मोनोपोली है काइंड ऑफ, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। PSU है और बहुत लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और PSU आजकल फ्लेवर में स्पेशली डिफेंस। तो इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा वेबसाइट में देखते हैं अगर कुछ है इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए, तो वरना इनके बिजनेस का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये देखिए 1940 में वालचंद हीरचंद ने 23 दिसंबर 2040 को बेंगलोर में ये कंपनी स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ मैसूरू के साथ, और 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी शेयर होल्डर बन गई, और बाद में शायद ये इन्होंने एक्वायर कर ली होगी। ये देखिए जनवरी 1951 इसमें जो है नेशनलाइजेशन कर दिया। तो यही बेवकूफ़ी है, पहले आप जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है कोई अच्छा काम सोचते हैं, रिस्क लेते हैं, विजन के साथ काम करने की कोशिश करते हैं, जब वो डिसेंट करने लगता है तो गवर्नमेंट उसमें जाके उसको एक्वायर कर लेती है, फिर सब ख़राब कर देती है, फिर खोजती है कि कोई इसको आके हमसे ख़रीद ले, क्योंकि नाउ इट हैज़ बिकम अ ब्लैक होल ऑफ मनी। जितना पैसा डालते जाओ उसमें घाटा बढ़ता जाएगा। खैर ये तो अपने यहाँ जो है परिपाटी रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में तो भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे TT कृष्णमाचारी प्रॉब्ली, उनको रिज़ाइन करना पड़ा था मुद्रा स्कैम में। मुद्रा स्कैम भी बेसिकली नेशनलाइजेशन से रिलेटेड ही स्कैम था, तो शायद वहीं समझ जाना चाहिए था हमें कि भविष्य में जो नेशनलाइजेशन के प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो एक्चुअली किसके लिए काम करेंगे, करप्शन के लिए, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, या वाकई में उससे कुछ भला होगा। खैर अभी तक हमने देख लिया कि वैसा कुछ भला वाला होने का तो स्कोप नहीं है। अब आइए थोड़ा बात करते हैं इनकी। तो आप देखिए इनकी 22,000 करोड़ की सेल्स है, करीब 7,000 करोड़ रुपए ये स्पेंड करते हैं R&D में। 2020 तक में इन्होंने स्पेंड कर दिया पिछले 5 साल में, 1 साल की बात नहीं कर रहे हम, 4-5 साल की बात कर रहे हैं। और इनका रूल ये कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अगर देखें तो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनका, ये 5,205 करोड़ है जैसे, तो इसका करीब 10%, तो आप ये कह सकते हैं कि 520 करोड़ रुपए वो जो है ये स्पेंड करते हैं R&D पे। तो इनका तरीका ये है
कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी होगा प्रीवियस ईयर का उसका 10% जो है ये R&D पे खर्च करते हैं। सेल्स के हिसाब से देखेंगे तो करीब 5-6% बैठता है वो, क्योंकि ये 22,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ऐसा करीब रख लेते हैं वो, 5-6% के करीब करीब जो है स्पेंड करते हैं। कुछ एकदम वैसा नहीं है कि फिक्स्ड ये रूल है वैसे ही करना है, लेकिन ये है कि तरीका जनरली यही है। रिसेंटली इसमें स्टोरी है कि जो तेजस आप ये कह सकते हैं कि फाइटर जेट है इंडिया का, शायद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हैं टेक्निकली उसको, LCA। तो तेजस के जो है 83 जो है यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किए, और जो उसका ऑर्डर का साइज़ है वो 48,000 करोड़ रुपए का है। तो आप इमेजिन करिए जितना मार्केट कैप है उतने का ऑर्डर मिला हुआ है HAL को। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका ऑर्डर बुक करीब 55,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 35,500 करोड़ रुपए करीब मैन्युफैक्चरिंग के हैं, 17,000 करोड़ रुपए स्पेयर्स के लिए, क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सब। बाकी थोड़ा सा पोर्शन बचता है वो डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के नाम पे तो बस 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस है, बाकी डेवलपमेंट के नाम पे 2,000 करोड़ रुपए का बचता है। तो मेनली आप कह सकते हैं कि 2/3 बिजनेस इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, 1/3 जो है स्पेयर्स का है, और बाकी टूटा फूटा जो थोड़ा बचता है वो है इनका डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट मार्केट में, ठीक है। तो आइए ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा देखते हैं एक बार कि इसमें क्या है क्या नहीं है। खैर 20 प्रोडक्शन यूनिट हैं, 10 से ज़्यादा R&D सेंटर हैं इनके, 17 इंडिजिनस हैं, 14 लाइसेंस हैं एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जो हैं। जो इंडिया में फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है उसमें 76% में HAL का कुछ ना कुछ लेना देना है। ऑर्डर बुक की हमने बात कर ही ली है, मैन्युफैक्चर्ड क्या क्या कर दिया वो सब आप देख पा रहे होंगे। खैर इनकी कैपेबिलिटी क्या है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन्स सिस्टम्स, और फिर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सेम थिंग, राइट। एंड देन मिड लाइफ अपग्रेड। मिड लाइफ अपग्रेड में क्या होता है, एक सिस्टम है, मान लेते हैं आपने सुखोई ले लिया रशियन से, ठीक है, तब वो रशियन से थोड़ी ना बार बार आप उसको रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करेंगे, या बीच में अपग्रेड करना है उसमें कुछ टेक्नोलॉजी, कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट अपग्रेड करना है उसका, तो उसके लिए जो है HAL काम करती है, ठीक है। ये देखिए मेंटेनेंस रिपेयर का है ये सेगमेंट, उसमें भी वही सेम चीज़ है। और ये एरोस्पेस जो प्रोग्राम है आप ये कह सकते हैं कि ये सिविल के साइड का काम है, ठीक है। ये एरोस्पेस स्ट्रक्चर, बूस्टर्स फॉर लॉन्च व्हीकल्स, ये आप कह सकते हैं कि स्पेस और जो है सिविल एविएशन के साइड का काम है, क्रायोजेनिक इंजन वगैरह में काम करना। मिसाइल इंटीग्रेशन में भी ये थोड़ा बहुत काम करता है। तो ये आप देख लें, ये सब काम है इनका, फिक्स्ड विंग्स, रोटरी विंग्स, एरो इंजन्स, गैस टर्बाइंस, अनमैन्ड एरो व्हीकल, ठीक है, UAV, एरोस्पेस एसेसरीज एंड एवाइनिक्स, ठीक है। करंट ऑपरेशन में देखिए सुखोई 30 MKI, LCA, मिग वेरिएंट्स हैं, किरण है, LCH है, आवरो है, हॉक है, ठीक है, चीता है, जैगवार है, मिराज है, चीतल है, चेतक है, सो मेनी है ना। ध्रुव, ये ध्रुव जो है आप ये कह सकते हैं कि सिविल के साइड का है, ये रुद्र भी सिविल के साइड का है। ये बाकी मोस्टली आप देखेंगे तो ये जो है एक्चुअली डिफेंस के साइड के एयर सिस्टम है। खैर एरो इंजन्स में टाइप्स हैं, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको शायद उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए रोटरी विंग, अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं और ये सब क्या कहाँ करते हैं वो सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, मेक इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट LCA, ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। आप ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादातर ये फाइट में नहीं है, बेसिकली आपको अगर सप्लाई यहाँ से वहाँ डिस्पैच करनी, लॉजिस्टिकल चीज़ों के लिए, ठीक है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये आप कह सकते हैं कि डिफेंस में भी सप्लाई वगैरह के लिए यूज़ कर लेंगे या सिविल सेक्टर में, ठीक है, ये उस बात के लिए। मिराज और ये सब जो है ये फाइटर जेट है एक्चुअली। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रोटरी विंग में इन्होंने बता रखा है कि कितने टन का है, उसके हिसाब से 3 टन, 5.5 टन, 5.8 टन, 3 टन, 12 टन, ये सब इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। ध्रुव, ये देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये सब चीज़ें शायद सिविल में आती होगी, तो ये सिविल का ही पोर्शन है। तो अभी तक हमने देख लिया, इनका नंबर्स देख लिया कि भाई ये जो है स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट PSU है, डिफेंस सेक्टर से आती है, बढ़िया वैल्यूएशन है, चीप है, रिसेंटली IPO'd है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और फ्लोट एकदम से भी नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि इनका चार्ट हमें क्या बता रहा है। खैर तो सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो मंथली में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे IPO आया था मार्च 2018 में,
1000 के पास, और उसके बाद से इनकी बस एक ही साइड की जर्नी रही है नीचे की, 585 तक पहुंच गए मई 2019 में। और फिर अगस्त 2019 जुलाई में वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक ने अच्छा करना स्टार्ट किया, और जनवरी तक में वापस से 800 पे ट्रेड कर रहा था। तभी आ गया कोरोना के बाद बिग फॉल, और इस बिग फॉल ने इनको 436 तक पहुंचा दिया। ठीक है, 430 440 रुपए तक पहुंचा दिया स्टॉक को, और 430 का लो बनाने के बाद इसने फिर 1-2 महीने वहीं पे टाइम पास किया, मई तक में 500 के करीब। ठीक है, अब अगर वीकली में आ जाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने ये डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया है। ठीक है, डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट था छोटा सा। आप ये भी कह सकते हैं डेड कैट बाउंस का ब्रेकआउट है, क्योंकि ये पहला बाउंस था, डेड कैट बाउंस है, और इस लेवल को ब्रेक करा, यू कैन गो लॉन्ग। तो 8 जून वाला जो वीक था, 1 जून से 8 जून वाला, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वन कुड हैव गॉन लॉन्ग। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा किया, और ये नया मतलब कोरोना के बाद से जो है ये जो हाई था 800 वाला, वो क्रॉस करके 970 के अराउंड पहुँच गया, और वहाँ पे इसने 2-3 हफ्ते करीब 1 महीने के लिए टाइम पास किया। लेकिन फिर आपको याद होगा अगस्त में पिछले साल बहुत न्यूज़ थी ये डिफेंस से रिलेटेड, कि इंडिजनाइजेशन करेंगे, मेक इन इंडिया करेंगे, और डिपेंडेंस कम करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ पे, और वो सब। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि तो 2 हफ्ते के अंदर 850 वाला स्टॉक जो है 1400 का हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 70-80% का रन आ गया। और जब ऐसा रन आता है तो आपको जो है ये आपने यहाँ खरीद लिया, फ्लैट लाइन ब्रेकआउट था जब, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहाँ मिस कर गए तो फिर आपको उसको चेज़ नहीं करना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो पहले उनको टेक्निकल आता नहीं है, प्राइस एक्शन जज करना आता नहीं है, और फिर जब वो लेट हो जाता है, स्टॉक काफ़ी बढ़ जाता है, फिर वो खरीद लेते हैं ऊपर, और फिर वो थोड़ा गिरता है डर के मारे, फिर वो सोचते हैं कि अभी चलेगा, अच्छा स्टॉक है, फिर वो काफ़ी नीचे आ जाता है, फिर यहाँ कहीं बेचेंगे आके, और फिर वो वापस चलने लगेगा। तो बेसिकली आप हाई पे खरीदते हैं, टॉप पे, और बॉटम में बेचते हैं, ऐसे थोड़ी ना पैसे कमा पाएंगे आप। तो यहाँ पे इसने देखिए एक इंपॉर्टेंट काम ये किया कि इसने आईपीओ का लेवल जो है बहुत जल्दी में क्रॉस कर दिया, और जो वॉल्यूम है वो आईपीओ के लेवल से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आप अगर वॉल्यूम देखना भी चाहें तो वीकली पे देखें, 1.7 मिलियन था, 17 लाख वॉल्यूम था जब आईपीओ हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 मिलियन है। तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 20 टाइम्स वॉल्यूम था एक वीक में। तो ये आईपीओ की सप्लाई इसने क्लीन कर दी उसके बाद। लेकिन चूंकि ये रन बड़ा स्विफ्ट था, 500 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 का हो गया, तो फिर वापस उसने करेक्शन दिखाया 650 660 तक, और वहाँ से इसने अच्छा खासा रिकवरी फिर दिया है स्लो में, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हो गए हैं रिसेंट टाइम में। तो आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो है HAL हमसे मिस हो गया था यहाँ पे, जब ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हुआ था तो फिर हमने BEML दिया था, और BEML तब से जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है, और आज भी अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत अच्छा किया। ये देखिए, ये BEML हमने यहाँ पे बताया था, ये देखिए ये यहाँ पे हमने बताया था इसको 1340-40 के आसपास में, अभी तक 1700 उसने कर दिया ऑलमोस्ट, अभी अच्छा करेगा ये। और तो ये इस पर आप नज़र रख सकते हैं। तो ये हमने यही बोला था कि अगर HAL मिस हो गया तो कोई बात नहीं, BEML आप ना मिस करें। अभी इसमें स्टोरी क्या, आप ये देखिए, ये जो है रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रेंज ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेंज ब्रेकआउट होगा। ये देखिए, ये जो है 30 अगस्त से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 45 दिन हो गए, 45 दिन में स्टॉक ने कुछ नहीं किया, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो रेंज क्या है, 1480 से नीचे के साइड में 1315 रुपए की, 1315 से 1480 के बीच में ट्रेड कर रहा है। 160 पॉइंट के करीब रेंज है, उसमें ट्रेड कर रहा है। आज का जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा है, चूंकि कल हॉलीडे है, मार्केट बंद है, तो ये वीकली क्लोजिंग भी हो गई ऑलरेडी इसकी। तो वीकली क्लोजिंग भी अगर आप देखेंगे तो आपको डिसेंट दिखाएगी, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोजिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये यहाँ से अब काफ़ी अच्छा करने की उम्मीद है स्टॉक से। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1340-1330 रुपए का, और यहाँ से आप देखेंगे तो अच्छा करने की उम्मीद है। और चूंकि ये देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, शॉर्ट में सिनॉप्सिस क्या है, डिफेंस, PSU, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, ऑल टाइम हाई, रीसेंट IPO, ऑलमोस्ट नो फ्लोट, एंड मार्केट लाइक्स द थीम। सो आशा है कि आपने इस एपिसोड में काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस स्टॉक के एनालिसिस से आपने देखा होगा कि आपको ओवरऑल कैसे स्टॉक को देखना है, हर एक एंगल से। ये नहीं कि आपने सिर्फ चार्ट देख लिया
कि ब्रेकआउट हो रहा है, खरीद लिया। ये नहीं कि सिर्फ फंडामेंटल बैठ के देख रहे हैं वैल्यूएशन बड़े अच्छे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, नहीं नहीं, आपको ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर लेवल पे बनानी है, मैक्रो लेवल पे, बिग पिक्चर लेवल पे बनानी है, फिर उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन सा स्टॉक लें उसके लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।